नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं उज्जोत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग हंसते खेलते पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र, जो कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। आइए आज देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी। इसका पहला वीडियो है और इसी तरह हम लोग वीडियोस इसके आगे आएंगे आपके। तो दोस्तों, सत्ता में साझेदारी ये क्या होती है इसे समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते चलेंगे हर एक बात को। जैसे कि आप घरों में, गांव में, मोहल्लों में सरस्वती पूजा, टीचर्स डे या फिर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप लोग सभी दोस्त मिलके करते होंगे, एक ग्रुप बनता होगा। वैसा ही लोकतंत्र में एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में हर एक आदमी को आप कुछ कुछ काम देते होंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी दशहरा आ रहा है, पंडाल बन रहे हैं, दुर्गा माँ का पूजा हो रहा है, तो उस समय क्या होगा कि किसी को मूर्ति का जिम्मेवारी, किसी को प्रसाद का जिम्मेवारी, इस तरह से हर एक व्यक्ति को कोई कोई कार्य दे दिया जाता है। उसी तरह लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी है कि कैसे लोकतंत्र में अलग अलग स्तरों पे अलग अलग विभागों को अपनी जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा सर, आप ये समझिए कि ये साझेदारी जरूरी क्यों है। क्योंकि जब साझेदारी होगा तो कोई भी वर्क करने में, कोई भी कार्य करने में आसानी होगी हमको। जैसे कि आप कोई भी फंक्शन जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो अगर एक व्यक्ति को आप बोल दिए कि हाँ तुम भाई मूर्ति का देख लो, तुम टेंट का देख लो, तो क्या होगा, जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, जो वजन है वो बढ़ जाएगा और ये कार्य जो है आसानी से हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता में साझेदारी से तात्पर्य है कि किसी राज्य के शासन प्रणाली में सभी वर्ग, देखिएगा किसका, सभी वर्ग, जाति, धर्म और संप्रदाय और भाषा, रंग एवं क्षेत्र के लोगों का क्या है, भूमिका होना। यानी कि हर एक जाति, धर्म, भाषा, रंग के लोग मिल के किसी काम को जब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी राजकीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अहम योगदान देता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जब आप किसी भी कार्य को करने के लिए विभिन्न विभिन्न लोगों या विभिन्न विभिन्न स्तरों पे उसको विभाजित कर देते हैं तो क्या होता है, वो कार्य करना आसान हो जाता है। उसी तरह जब लोकतंत्र में जो सत्ता है उसकी जब साझेदारी होती है तो वो कार्य करना आसान हो जाता है और सुचारू रूप से चलता है। अब सत्ता में साझेदारी के प्रकार क्या होते हैं वो समझेंगे। सत्ता में साझेदारी के प्रकार, कितने प्रकार की साझेदारी होती है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों का बंटवारा। क्या, शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों का बंटवारा। तो सर ये इसका मतलब क्या होता है, शक्ति का बंटवारा क्यों करेंगे सर। अच्छा ना है कि एक आदमी को दे दिए वही अपना काम करते रहेगा, क्यों बंटवारा करेंगे। तो सर बंटवारा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो काम है आसान हो जाए और कोई एक व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण ना हो। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं यहां पे, ठीक है। कि अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति पे हम बोल दिए भाई चंदा भी तुम कर लो, टेंट का भी तुम देख लो, मूर्ति भी तुम ले आओ, तो सब कुछ वही करेगा तो क्या होगा, कार्य सही से संपादित नहीं हो पाएगा और जो उसका आउटकम है, जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए शक्ति का बंटवारा जरूरी है। अब मान लीजिए कि वही आदमी के पास सभी पावर है तो वो अपने मनमानी का भी कर सकता है, समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि एक आपका दोस्त है और कोई एक आप ग्रुप बनाए हैं, उसमें उसको हेड बना दिए हैं, ठीक ना। जैसे कि आप देखते हैं अभी व्हाट्सएप का जमाना चल रहा है, उसमें ग्रुप एडमिन रहता है, अपने मन से जो मन सो कर रहा है, कभी किसी को निकाल दिया, कभी किसी को जोड़ दिया, ठीक ना। तो उससे क्या होगा कि अगर बंटवारा शक्ति का नहीं करेंगे, एक ग्रुप में दो तीन एडमिन नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज अच्छे से ग्रुप वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। आइए समझते हैं। भारतीय शासन प्रणाली में शक्तियों का शासन के विभिन्न अंगों के बीच, कितने विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा किया जाता है, ठीक है। ये अंग कितने होते हैं सर, ये 3 अंग होते हैं, ठीक है, जिससे कोई एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली ना हो। समझिएगा दोस्तों, ये बंटवारा क्यों है, ताकि जिससे कोई एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली ना हो, यानी वो अपना मनमानी ना कर सके। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग।
देखिएगा, इस व्यवस्था में शक्ति का बंटवारा कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच होता है। अब देखिए, जो शासन व्यवस्था है उसमें जो शक्ति का बंटवारा हो रहा है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच हो रहा है। अब यहां पे फिर एक एग्जांपल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप अपने घर में जैसे सदस्य होंगे तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्य है और अलग अलग शक्ति का क्षेत्र है। मम्मी का कुछ अलग शक्ति क्षेत्र है, पापा का कुछ अलग शक्ति क्षेत्र है और दादा दादी का कुछ अलग शक्ति क्षेत्र है। समझिए एक एग्जाम्पल कि अगर आपको कुछ इजाजत लेना हो, ठीक है, कुछ भी इजाजत लेना हो तो आप किसके पास पहले जाइएगा? आसानी से हर एक कोई जानते हैं कि दादा दादी ज्यादा मानते हैं, ठीक है, तो आप दादा दादी के पास जाइएगा, पैरवी लगाइएगा, दादा दादी प्लीज करवा दीजिए ना मम्मी पापा से ये काम, ठीक है। तो फिर दादा दादी आपका पैरवी लेके आपके मम्मी पापा के पास जाएंगे कि हाँ देखो बउआ या बच्चिया ये काम करने कह रही है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह यहां पे देखे तो पापा का एक काम क्या है, जब आर्थिक बात आया, आर्थिक रूप से जब बात आया तो आप किसके पास जाइएगा? पापा। जब पैसा का बात आया तो कौन देंगे आपको पैसा? पापा, ठीक है। और जब किसी चीज का आपको ये लेना है, मतलब आज्ञा लेना है, तो आप किसके पास जाइएगा? मम्मी के पास। बाहर जाना है कि नहीं, खेलने जाना है कि नहीं, पार्टी में जाना है कि नहीं, तो यहाँ पे मम्मी का। लेकिन एक बात आप सभी जानते हैं कि जब मम्मी की बारी आती है तो मम्मी पापा पे भारी पड़ जाती है, ठीक है। और वहीं जब पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप पहुंच जाइए कहाँ? अपने दादा दादी के पास। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति रहता तो क्या आपके पास इतने ऑप्शंस रहते हैं? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए इतने सारे ऑप्शंस खोलने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, जो शक्तियों का बंटवारा है वो अलग अलग क्षेत्र में बराबर रूप से किया है, ठीक है, ताकि कोई भी जो एक व्यवस्था है वो ज्यादा अधिक शक्तिशाली ना हो। तो कार्यपालिका क्या होता है दोस्तों? अगर समझिएगा, तोड़िएगा इसको, कार्य जोड़ पालिका। कार्य जोड़ पालिका मतलब कार्य का जो पालन करे, कार्य का जो पालन करे उसे कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। तो किसके कार्य का पालन करे? कोई आपको कार्य देगा तभी ना आप पालन कीजिएगा, कि ऐसा तो नहीं है कि बिना कार्य दिए आप उठे और काम करने लग गए। ऐसे भी आप लोग तो बहुत कामचोर होंगे, मैं भी था आपके समय में, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। और देखिए ये विधायिका। अब विधायिका से हम लोग कनेक्ट करेंगे विधायक से। विधायक क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो आप लोग के लिए कार्य करता है, मतलब बनवाता है, नियम कानून करवाता है, ठीक ना। तो विधायक क्या है? आपके जो विधानसभा है वहां पे बिल जब पेश होता है तो विधायक लोग उस पर चर्चा करते हैं, वोट देते हैं, और फिर वो बिल जब पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो विधायिका वही हुआ कि जो कानून बनाए, ये क्या करता है? कानून को बनाता है। कानून बनाने का कार्य कौन करता है? विधायिका। अब यही कानून जो बन गया है उस कानून को लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। देखिएगा फिर से समझिएगा, कार्यपालिका यानी कार्य का पालन करने वाला, आज्ञा को मानने वाला। जैसे कि घर में मम्मी अगर कोई आपको काम दे दी कि बेटा ये काम कर दो, और आप उसको मतलब अंठा दिए, नहीं किए, तो फिर जब आपकी बारी आएगी तो मम्मी आपका अच्छा से क्लास लेगी, समझ रहे हैं। तो ये विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी, और इस कानून को लागू कौन कराएगी? कार्यपालिका। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका क्या करती है? ये न्यायपालिका जो काम करती है वो क्या करती है कि जज करती है, ठीक है। जज करती है कि जो विधायिका कानून बनाई है और जिस तरह से कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, क्या वो कानून और वो तरीका सही है? समझ रहे हैं बात को? फिर से समझिएगा कि न्यायपालिका क्या करती? जज करती है, ठीक ना। आप देखते होंगे इंडियन आइडल, ठीक है, डांस इंडिया डांस, ये सब देखते होंगे ना, तो उसमें क्या होता है? 2-3 जज बैठे रहते हैं, वो नुक्स निकालते रहते हैं, आपका ये राग जो है गड़बड़ा गया, ये स्टेप थोड़ा अच्छा होता। तो वही जज का काम कौन करता है? न्यायपालिका, ठीक ना। कि जो विधायिका कानून बनाया है और जो कार्यपालिका उसको लागू कर रहा है, क्या वो कानून बनाने का तरीका और लागू करने का तरीका सही है या नहीं। और इन सभी स्तरों पे जब शक्ति का बंटवारा होता है तो कोई भी एक पार्ट बहुत शक्तिशाली नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो शक्ति का विभाजन हुआ उससे क्या होता है? नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था होती है। कैसे समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। देखिए कार्यपालिका अगर कोई नियम कानून लागू करता है, ठीक है,
कार्यपालिका अगर कोई नियम कानून लागू करता है तो अगर वो नियम कानून गलत रहा तो उस पर ऑब्जेक्शन कौन लगा देगा, उसको रद्द कौन कर देगा, न्यायपालिका। ठीक है, और जब तक कार्यपालिका कोई कानून बनाएगी नहीं तब तक जब तक विधायिका कोई कानून बनाएगी नहीं तब तक कार्यपालिका उसको लागू नहीं कर सकती है। यानी एक दूसरे के बिना ये तीनों क्या है, अधूरे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसी को क्या कहा गया, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। इंग्लिश में से चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये दो फिगर देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्या है आपका, ये आपका संसद है, भारत का संसद है, और ये क्या है आपका सुप्रीम, एक मिनट, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है जजों का जज कहा जाता, कोर्टों का कोर्ट कहा जाता है, सबसे हायर अथॉरिटी। अगर आपको न्याय लेना है तो सबसे ऊंचा कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। और यही सुप्रीम कोर्ट जो है संसद में उपस्थित दोनों चीज, एक कार्यपालिका और एक विधायिका जो है, इन दोनों के ऊपर जो विधायिका कानून बनाती है और जो कार्यपालिका उसको लागू करती है, वो कहां उपस्थित है, वो संसद में उपस्थित है। और जो इन दोनों को चेक करती है वो कौन है, कोर्ट है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है। समझ रहे हैं? तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का फिगर है और ये आपका संसद का फिगर है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका दोनों उपस्थित है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। दूसरा व्यवस्था क्या है, सरकारों के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। क्या है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, किसमें, सरकार के बीच। तो सरकार कितने स्तरों पे होती है, शासन व्यवस्था कितने स्तरों पे होती है। फिर से हम लोग घर का एग्जांपल उठाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सबसे ऊपरी अथॉरिटी लिया जाए तो दादा दादी सबसे सीनियर और सबसे ज्यादा ताकतवर। ठीक है, अगर पापा को बोल दी, दादा बोल दिए या दादी बोल दी तो पापा वो काम मान लेते हैं। ठीक है, और आप लोग से ऊपर कौन हुए, मम्मी पापा हुए, सबसे नीचे आप लोग आ गए। तो जो सबसे ऊपर का अथॉरिटी है उसे केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र। समझ रहे हैं? तो केंद्र में हमारे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और उससे नीचे राज्य आता है, राज्य में कौन होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। और उससे नीचे जो है आपका ग्राम पंचायत आता है। क्या आता है, ग्राम पंचायत। एक देख लीजिएगा, पहले सबसे ऊपर पीएम आए, इससे नीचे सीएम आए, और उससे नीचे क्या आया, पंचायत आया। पंचायत आया, क्या आया आपका, पंचायत आया। यानी सबसे ऊपर पीएम, फिर सीएम, फिर पंचायत। तो केंद्र लेवल पे पीएम आ गए, राज्य लेवल पे सीएम आ गए, और ग्रामीण स्तर पे पंचायत आ गया। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपकी क्या आ जाएंगी, म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो आ जाएंगी। समझ रहे हैं? तो इन तीनों स्तरों पे शक्तियों का जब विभाजन होता है तो कोई भी एक स्तर अपने आप में अत्यधिक शक्तिशाली नहीं रखता है। सीएम अपने राज्य के अंदर जो भी चाहे कानून बना सकता है, लेकिन जब कभी मौका मिलेगा, ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या है, केंद्र उस पर डोमिनेट कर सकता है, यानी उसके ऊपर हावी हो सकता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री तो पूरे राष्ट्र के लिए बनाते ही हैं। तो इन तीन स्तरों पे सत्ता का विभाजन किया गया सरकारों के बीच। ठीक है, इसे देखिए कहते हैं, इस व्यवस्था में सत्ता केवल केंद्र में ना रहकर, देख रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है, प्रधानमंत्री के पास भी पावर है, सीएम के पास भी पावर है, आपके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के पास भी पावर है। केंद्र में ना रहकर बल्कि प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय एवं अन्य न्यून स्तर। न्यून स्तर किसको कहें दोस्तों, यही सबसे नीचे कौन है, न्यून। जो सबसे नीचे है वो न्यून है, यानी पंचायती राज व्यवस्था या फिर म्यूनिसिपैलिटीज आपकी सबसे निचली स्तर की व्यवस्था है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे ऊपरी स्तर की व्यवस्था है, क्योंकि वो केंद्र में है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से जो सत्ता का विभाजन किया गया है, ये कैसे इस तरह से विभाजन किया गया, इस तरह से काटते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विभाजन। सत्ता का जो विभाजन राज्य के तीनों स्तरों पे करते हैं उसे अनुदैर्ध्य विभाजन करते हैं, और जो इससे पहले था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। अभी तक कहां देखे कि 3 स्तर पे बंटवारा हुआ, ये कहां शासन व्यवस्था में और यहां सरकार में, ठीक है। अब देख रहे हैं कि समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे हो रहा है, समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे हो रहा है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पे दिया हुआ है कि बेल्जियम का एक किस्सा है जहां बेल्जियम में डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग रहते थे। कौन कौन? डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग, यानी 3 तरह की भाषाएं वहां बोली जाती थी, ठीक है। जो डच भाषी लोग थे वो जनसंख्या में अधिक थे, लेकिन क्या थे, वो नीचे वर्ग के थे, उनके पास उतना धन संपत्ति नहीं था, ठीक है। जो जर्मन भाषी लोग थे उनके पास धन संपत्ति अथाह था, लेकिन उनकी संख्या कम थी, और फ्रेंच भाषी जो लोग थे वो कम जनसंख्या में थे, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, यहां भी सत्ता में क्या हुआ, जो विभाजन हुआ वो भाषा के आधार पे हुआ कि बेल्जियम में 2 भाषा, एक डच और एक फ्रेंच के आधार पे सरकार और सत्ता का विभाजन कर दिया गया। ये क्या हुआ, समूह के बीच सत्ता का बंटवारा, इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए इस व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा विभिन्न जाति, भाषा, लिंग, अभी बताया ना कि भाषा के आधार पे यहां पे सत्ता का बंटवारा हुआ, कहां हुआ, भाषा के आधार पे बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा हुआ, ठीक है। लिंग आदि के आधार पर बने समूहों के बीच किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि भाषा, जाति, लिंग आदि के आधार पर बने हुए समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, देखते हैं आगे क्या रोचक तथ्य है। चलिए आइए, अब यहां पे जो हमारा टॉपिक है लोकतंत्र में द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो समझिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम देखें तो जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके दोस्त होंगे, अब दशहरा आ गया है, सभी लोग नए कपड़े लेते हैं, आप भी एक टी शर्ट लिए होंगे, आपका कोई दोस्त चिंटू, मिंटू, पिंटू कोई भी होगा, ठीक ना, वो भी एक टी शर्ट लिया होगा। आप लिए क्या, ब्लैक टी शर्ट लिए जैसे सर पहने हुए हैं, और आपका दोस्त क्या ले लिया, रेड टी शर्ट ले लिया, ठीक है। तो जब आपका दोस्त रेड टी शर्ट लिया और आप ब्लैक टी शर्ट लिए, तो आपको तो अपना चीज अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे भाई हम तो अच्छा लिए हैं, हम फलाने जगह से लिए हैं। आप अपने टी शर्ट को अच्छा बताने का कोशिश कीजिएगा और आपका दोस्त अपने टी शर्ट को। तो अब इस टी शर्ट के चलते आपके दोस्त के बीच क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। वही लड़ाई को क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी एक वस्तु को या एक स्थिति को लेकर के 2 गुटों, 2 लोगों, 2 राज्यों या 2 संप्रदायों के बीच यदि मुठभेड़ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्वंद्व कहते हैं। और ऐसे ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहा गया। समझ रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में समानता पर आधारित शासन पद्धति का उल्लेख किया गया है। मतलब क्या कहा गया है, लोकतंत्र में जो है सभी लोग समान हैं, किसी को ऊंच किसी को नीच नहीं माना गया है, सभी लोगों को समान दर्जा दिया गया है, ठीक है, उल्लेख है। परंतु इसी शासन पद्धति में कुछ असमानताएं हैं। अच्छा देखिए, जहां पे समानता देने की बात की जा रही है वहां बहुत कुछ असमान भी है। कैसे असमान है, अगर आप एक समाज में रह रहे हैं तो वहां कोई उच्च वर्ग के लोग होंगे, कोई निम्न वर्ग के लोग होंगे, ऐसे तरह की असमानताएं वास्तविक रूप में पाई जाती है हमारे समाज में, ठीक है, उपस्थित हैं। ये असमानताएं किस आधार पे होती है, रंग, जाति, वर्ग, भाषा, सभ्यता आदि के आधार पे देखने मिलती है। समाज में जो उपस्थित असमानताएं, किस पे भेदभाव करिएगा, रंग पे, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, ठीक है, किसी का जाति निम्न वर्ग का है, उच्च वर्ग का है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो समाज में है वो विभाजन होता है और भेदभाव होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में जब जाति, वर्ग, संप्रदाय, भाषा, बोली, सभ्यता के आधार पर जब विवाद उत्पन्न हो, क्या हो रहा है, विवाद उत्पन्न हो रहा है, यानी इन सभी मैटर को लेकर के, इन सभी विषयों को लेकर के जब समाज में क्या हो, विवाद हो। जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने बताया था कि आपके दोस्त के बीच किस चीज को लेकर लड़ाई हुआ,
टी शर्ट को लेके कि आपका दोस्त का टी शर्ट रेड है, आपका टी शर्ट ब्लैक है, आप अपने को अच्छा कहिएगा, वो अपने को अच्छा कहेगा, कोई तो कभी खराब नहीं कहना चाहेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, आप लोग दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, द्वंद्ववाद में वही जीतेगा। हो सके आप कमजोर रहे, आपका दोस्त खाया पिया एकदम मुस्टंडा टाइप का रहा, लड़ाई हो गया, पिट गया, क्या हो सकता है आप भी पीट दे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब किसी एक चीज को लेकर के दोनों में वाद विवाद हो जाए तो द्वंद्व कहलाती है, ठीक है। देखिए, तो यह स्थिति लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के नाम से जानी जाती है। कौन सी स्थिति द्वंद्ववाद के नाम से जानी जाती है? जब जाति, वर्ग, संप्रदाय, भाषा, बोली, सभ्यता आदि के आधार पर समाज में विवाद उत्पन्न हो, तो इसे द्वंद्ववाद की स्थिति कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलने लगा कि मेरा हिंदी भाषी है, हम बहुत अच्छा है हिंदी, कोई बोलने लगा कि पंजाबी बहुत अच्छा है, तो इन सब मैटर्स को लेकर के क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। आप आए दिन सुनते होंगे कि सिक्किम, महाराष्ट्र और अन्य जगहों पे जो बिहारी प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ आधार क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आधार जो बना वो भाषा है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के कुछ उदाहरण। अब क्या उदाहरण है? पहला उदाहरण देखिएगा प्यारे दोस्तों, अमेरिका में श्वेत एवं अश्वेतों के मध्य विवाद। अमेरिका में श्वेत एवं अश्वेतों के मध्य विवाद क्या है? देखिए, अमेरिका सब जानते हैं एक राज्य है, एक देश है, ठीक है। वहां क्या है, कुछ लोग जो हैं वो काले रंग के हैं, ठीक ना, सर के जैसा, हम भी काले हैं, ठीक है, हमारे जैसे काले लोग वहां पाए जाते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ गोरे, ठीक ना, कुछ कुछ गोरे लोग पाए जाते हैं। तो काले और गोरों के बीच क्या है सर, विवाद हुआ रंग को लेके। जो श्वेत थे यानी जो गोरे थे, जिनका वर्ण क्या था, गोरा था, वो अश्वेतों को, काले रंग वालों को हीन की भावना से देखते थे, उनको नीच समझते थे। समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों? तो इन दोनों के बीच, इन दोनों समुदायों के बीच, श्वेत और अश्वेतों के बीच विवाद हो गया रंग को लेके, ठीक है। देखिए, आयरलैंड में जो विवाद हुआ वो किस में हुआ? देखिए, जो क्रिश्चियन संप्रदाय है, जिसको ईसाई बोलते हैं, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्ट, ठीक है। कैथोलिकों और प्रोटेस्टों के बीच अपने संप्रदाय को लेकर के विवाद हो गया। जैसे आप जानते होंगे भारत में जैन धर्म है, तो जैन धर्म में मेरे प्यारे दोस्तों दो संप्रदाय है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर जो उजला कपड़ा पहनते हैं और दिगंबर जो नग्न अवस्था में यानी नंगे रहते हैं, वो कपड़ा धारण नहीं करते हैं। तो उन दोनों के बीच भी विवाद हुआ था। उसी तरह प्रोटेस्टों और कैथोलिकों के बीच भी विवाद देखा गया है। कहां? आयरलैंड में। यह भी किसका उदाहरण है? द्वंद्ववाद का। अब देखिए, भारत में ही अभी जैसा उदाहरण मैंने लिया था कि भारत में महाराष्ट्र, पंजाब आदि जो बड़े बड़े राज्य हैं जहां पे कार्य का ज्यादा मतलब वर्ग जो है, काम रोजगार मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं, वहां पे बिहारी लोग जाते हैं, क्योंकि बिहार में जो है सर वो इंडस्ट्रीज, उद्योग कम है और यहाँ के लोगों का जीवन यापन करने का साधन बहुत कम है, कृषि भी व्यापक रूप से हो नहीं पाती है। तो इसीलिए वो कहाँ, बाहर राज्यों में, महाराष्ट्र, पंजाब से जैसे राज्यों में जाते हैं, तो वहां पे बिहारी मजदूरों के साथ भाषा के आधार पे भेदभाव किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप समझ चुके होंगे कि द्वंद्ववाद का मतलब क्या होता है। अगर कंक्लूड करें, हम लोग इसको समाप्त करें द्वंद्ववाद को, तो कहेंगे कि द्वंद्ववाद का मतलब है जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय, इन सभी के आधार पे जब लोगों के बीच विवाद हो, यह द्वंद्ववाद की स्थिति कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। चलिए आइए, अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम अभी श्वेत अश्वेतों का बात किए, वही कहानी यहां पे है। ये जो व्यक्ति हैं, ये इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम है दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए यहां लिखा हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका जो जन्म है वो 15 जनवरी 1929 को हुआ। कब हुआ दोस्तों? 15 जनवरी 1929 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ। तो बोलिएगा सर, कहां आप लोकतंत्र, द्वंद्व और क्या क्या व्यवस्था पढ़ा रहे थे, क्या है कार्यपालिका, विधायिका, अब अचानक से आप इनको क्या पढ़ाने लगे?
तो मेरे दोस्तों इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है इस द्वंद्ववाद से, समझ रहे हैं? वो कनेक्शन क्या है, आइए देखिए। अभी जैसे हम लोगों ने उदाहरण में देखा कि अमेरिका में श्वेतों एवं अश्वेतों के बीच रंग के आधार पे भेदभाव हो रहा था, विवाद हो रहा था। उसी विवाद को समाप्त करने की कोशिश मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बहुत ही घर्षक प्रयास किया था। इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था। संघर्ष क्षेत्र क्या था, क्यों संघर्ष कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर? अश्वेतों के अधिकार के लिए। तो अश्वेतों का क्या अधिकार नहीं मिल पा रहा था सर? तो अधिकार क्या था कि जैसे एक नागरिक का क्या अधिकार रहता है, उसको वोट देने का अधिकार रहे, उसको अपने बोलने का अधिकार रहे, अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार रहे, उसको रोजगार पाने का अधिकार रहे। तो ये सभी अधिकारों को वहां के जो श्वेत थे वो अश्वेतों से छीन लिए थे। जैसे कि आजादी से पहले भारत में भारतवासियों के साथ अंग्रेज किया करते थे। कोई भी नागरिक अधिकार नहीं था उनके पास, बस खाने के लिए जिंदा थे। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये हैं और इन्होंने अश्वेतों के अधिकार के लिए लड़ाई की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका एक उपनाम है, इन्हें अमेरिकी गांधी या अमेरिका का गांधी कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें अमेरिकी गांधी या अमेरिका का गांधी क्यों कहते हैं, इसे समझते हैं। अब बताइए, गांधी जी क्या बोलते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, ये उनका क्या था, वक्तव्य था। राम जी के बहुत बड़े उपासक थे और वो सद्भाव एवं क्या अहिंसा के रास्ता को अपनाते थे। किसके रास्ते को? सद्भाव एवं अहिंसा। सद्भाव क्या होता है कि एक दूसरे में ऊंच नीच ना देख करके सबको बराबर, यानी सद का भाव, सभी को समान रूप से मानना। अहिंसा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अहिंसा का मतलब है अहिंसा, अजोड़ हिंसा, यानी हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लिए, आपके दोस्त का टी शर्ट वाला जो था एग्जाम्पल, उसमें आपका दोस्त अगर बोल रहा है कि मेरा जो है टी शर्ट अच्छा है, आप बोलिए ठीक है भाई, अहिंसा नहीं करेंगे, जाओ तुम्हारा ही टी शर्ट अच्छा है। समझ रहे हैं? तो अमेरिका का गांधी इसलिए कहें क्योंकि इन्होंने अहिंसा एवं सद्भाव का रास्ता अपनाया। और क्या करते थे, ये अश्वेतों का अधिकार देने के लिए लड़ाई नहीं करते थे। मतलब लाठी नहीं उठाए, ले लाठी तैयार हो गए, धो धा देंगे श्वेतों को, ये मार के फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। वो क्या करते थे, बैठ जाते थे गांधी जी की तरह। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे हुआ था उस तरह के आंदोलन करते थे। ठीक ना, सरकार का बहिष्कार करते थे शांत रूप से। ठीक है, इन्होंने अहिंसा का आदर्श अपनाया, इन्होंने भाषण दिया। दोस्तों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है वॉशिंगटन डीसी का। कहां का? वॉशिंगटन डीसी। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक जगह है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बैठते हैं। तो उसके बाहर मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम नाम का एक भाषण दे रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा ये सपना है, मैं ये देखना चाहता हूं कि कब अमेरिकी अश्वेत और श्वेत दोनों साथ मिलकर एक थाली में बैठकर खाएं। ये किनका सपना था? मार्टिन लूथर किंग का। और वो किसमें बोला था उन्होंने? आई हैव अ ड्रीम में। चलिए, अब क्या किया इन्होंने? अमेरिकी अश्वेतों के लिए अधिकारों के लिए लड़ते हुए इन्होंने रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए क्रांति का सूत्रपात किया। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो देख लीजिए एक बार। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? पहला बात, अश्वेतों के अधिकार के लिए क्रांति का सूत्रपात किए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ? 15 जनवरी 1929 को। और मृत्यु कब हुई? 1968 को इनकी हत्या कर दी गई। जिस तरह से गांधी जी की हत्या की गई थी, वैसे ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भी हत्या कर दी गई। अब क्या किया इन्होंने? इन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। ये अहिंसा एवं सद्भाव का भावना रखते थे और इन्होंने आई हैव अ ड्रीम नाम का क्या दिया? एक भाषण दिया, जिसमें इन्होंने सपना सजाया कि अश्वेत और श्वेत दोनों साथ मिलकर के एक थाली में खाएं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का पहला वीडियो जो आपके पहले चैप्टर से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होती है सत्ता में साझेदारी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका प्यार हमें इसी तरह मिलते रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।